अब कल होने वाला है स्मैकडाउन का एपिसोड, जहां पर हमको देखने को मिलेगा WWE का ड्राफ्ट। उससे जुड़े कुछ बड़े इंटरेस्टिंग टीज और स्पॉयलर्स हैं, पॉसिबल स्पॉयलर्स हैं मेरे पास आपको इस वीडियो में देने के लिए। ब्रॉक लेसनर का कल का क्या स्टेटस है उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोमन रेंस हमारे ट्राइबल चीफ ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दिया ना जो कि यूजुअली आपको उनकी तरफ से सुनने को मिलती नहीं है। और गाइस, रैंडी ऑर्टन के साथ जो सिचुएशन है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर सीरियस है। तो काफी सारी अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो के अंदर हर बार की तरह। बस आप लोग इस वीडियो के साथ हर बार की तरह चिपके रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Russell Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं द वाइपर एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन के बारे में, जो कि इस समय रॉ टैग टीम चैंपियन भी है रिडल के साथ। अब आपने देखा कि हमको रिसेंटली रॉ के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन नहीं देखने को मिले। एक्सट्रीम रूल्स में उनका मैच था, वहां पर भी वो कंपीट नहीं कर पाए, मतलब ऑब्वियसली वो मैच ही चेंज हो गया था। लेकिन लास्ट टाइम लोगों ने 20 सितंबर के रॉ के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन को देखा था, उसके बाद से वो टेलीविजन से गायब हैं। और गाइस ऐसा लग रहा था कि शायद रैंडी ऑर्टन की जो एब्सेंस है वो हो सकता है 1-2 हफ्ते का उन्होंने ब्रेक लिया हो। लेकिन गाइस अपडेट यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के बारे में ये है कि वो मेडिकली क्लियर नहीं है कंपीट करने के लिए, इस वजह से उनको टेलीविजन से ऑफ रखा जा रहा है। अब मेडिकली कोई बंदा कब क्लियर नहीं होता, जब उनके साथ कोई इंजरी वाली प्रॉब्लम होती है। और इंजरी वाली प्रॉब्लम इस समय रैंडी ऑर्टन के साथ होना एक काफी ज्यादा सीरियस क्यों हो सकता है। एक तो वो रॉ के सुपरस्टार हैं, ऊपर से रॉ की वैसी लंका लगी हुई है, ऊपर से वो रॉ टैग टीम चैंपियन है। और रैंडी ऑर्टन जैसा बड़ा स्टार अगर टेलीविजन पर मिस कर जाए तो भाई ये काफी दिक्कत वाली बात होगी। अब अगर आप मेरे से ये पूछो कि क्या रैंडी ऑर्टन के क्या नेचर क्या है इंजरी का, तो गैस यहाँ पर ज्यादा डिटेल अभी कुछ भी नहीं आई है। हो सकता है रैंडी ऑर्टन को छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो, 1-आध हफ्ता का उन्होंने मिस किया और नेक्स्ट वीक से आपको रॉ पर देखने को मिल जाए, या फिर उनका जो ये टाइम है वो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। अभी एग्जैक्टली इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इतना पता है कि WWE के डॉक्टर्स ने रैंडी ऑर्टन को ये कहा है कि तुम मेडिकली क्लियर नहीं हो कंपीट करने के लिए, इसी वजह से वो टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे। अब होप यही करते हैं कि रैंडी ऑर्टन का ये जो टाइम है वो ज्यादा ना चले, क्योंकि वो चैंपियन है, फिर रिडल के पास चैंपियनशिप है, फिर वो रिलिंक्विश करने वाला पंगा। भाई उतना तो मैं इतना ज्यादा डीप में जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसकी नौबत आया ऐसा सोचना भी नहीं है। लेकिन देखते हैं भी रैंडी ऑर्टन का स्टेटस क्या होता है। बट होप करते हैं कि ये जो छोटा सा ब्रेक ही रहे उनका, और ज्यादा उनके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और जिंदर महल ने गाइस यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग बात हमको अंदर की बातें बताई हैं वीर और शैंकी के साथ जो उनकी नई टीम बनी है। और गाइस जिंदर महल ने यहाँ पर ये बताया कि मैं खुद इससे विंस मैकमैन के पास गया था और मैंने उनसे कहा था कि मेरे को अपने साथ बैकअप चाहिए। अब उन्होंने जो आइडिया दिया था वो था सौरभ, और आपको पता है रिंकू की टीम थी, रिंकू जिनका नाम वीर है। एनएक्सटी के ऊपर उन्होंने काफी डोमिनेट किया था। लेकिन इस समय जो सौरभ है गाइस, आपको पता है वो यूएसए के अंदर है ही नहीं, बल्कि वो इंडिया के अंदर है। और यहाँ पर जिंदर महल ने यही बात बताई कि जो सौरभ है ना, उनके वीजा के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से उनकी प्रॉब्लम हुई, और इस वजह से जो लकी रहे शैंकी उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उनको जो है पेयर कर दिया गया यहाँ पर वीर के साथ। और इस तरीके से हम जो है अब रॉ के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन गाइस जिंदर महल ने यहाँ पर यह भी कहा कि जब सौरभ की जो चीजें वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, तो मैं अपनी स्टेबल को और भी ज्यादा बड़ा करने को लेकर प्लान कर रहा हूं। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो आपको ये टीम देखने को मिल रही है ये थोड़ी स्टेबल और बड़ी बन जाए, कोई फैक्शन इसको और बड़े स्केल पर लेकर जाया जा सके। लेकिन वही बात है कि अगर तुमने अभी तक इसकी बुकिंग अच्छी नहीं करी, तो मैं अभी इसको लेकर कोई ज्यादा हाइप नहीं हूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अपने रॉ के ऊपर उनको ज्यादा से डोमिनेट करते हुए देखा होता, अच्छी बुकिंग में यूज होता हुए देखा होता, तो मैं शायद ज्यादा हाइप्ड होता इस चीज के लिए। लेकिन वो चीज हो नहीं रही है। बट ये कुछ अंदर की बातें थी। आप भी पूछ रहे थे नहीं कि भाई सौरभ कहां गए, तो एग्जैक्टली क्या रीजन था वो जिंदर महल ने यहाँ पर आपको जो है बता दिया है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। और गाइस यूजुअली आपको पता है रोमन रेंस अपना कैरेक्टर ब्रेक करते नहीं है, वो अपने ट्राइबल चीफ, अपने हेड ऑफ द टेबल वाले गिमिक के अंदर ही रहते हैं। फिर चाहे वो इंटरव्यूज की बात हो और टेलीविजन के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो कैरेक्टर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन मेंस हेल्थ मैगजीन के अंदर जब रोमन रेंस का इंटरव्यू हो रहा था, तो यहाँ पर उन्होंने रॉ के एपिसोड में जब उनका बिगी और लैशली के साथ मैच था, तो उस मैच के बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि भाई बिगी और लैशली काफी एक सॉलिड पैकेज है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि जब मैंने उनके साथ कंपीट किया, तो ना सिर्फ फिजिक के हिसाब से, बल्कि ओवरऑल ये जो बंदे हैं ना, ये एक एकदम तगड़े वाले एथलीट हैं। तो उनकी फिजिक आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। और अगर आप इनके ऊपर ना स्टॉप वॉच लगा के इनको काउंट भी करो, तब भी ये जिस तरीके से मूव करते हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और उन्होंने कहा कि मैं तो भाई इन दोनों बंदे से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूं जब मैंने के साथ कंपीट किया रॉ के एपिसोड में। लैशली और बिगी के यहाँ पर साथ में रोमन रेंस ने तारीफ करी है। अब यूजुअली रोमन रेंस कभी भी अपने अपोनेंट्स की तारीफ नहीं करते। एक तो बिगी वो बंदे हैं जो कि WWE चैंपियन है, और हमेशा WWE चैंपियन से रोमन रेंस को दिक्कत ही रहती है, क्योंकि रोमन रेंस अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बताते हैं WWE चैंपियनशिप जो भी होल्ड करता है, क्योंकि वो कहते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस का ऐसा कहना ये काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन हाँ, एक्नॉलेज रोमन रेंस करवाते हैं खुद को, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लैशली और बिगी की जो यहाँ पर हम कह सकते हैं खूबी है, उसको एक्नॉलेज कर लिया है।
ये कुछ इंटरेस्टिंग बात थी रोमन रेंस की तरफ से। वैसे इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है कि रोमन रेंस ने एक्नॉलेज कर लिया है, खुद तो अपने आप को एक्नॉलेज करवाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लेस्ली और बिगी को भी उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो स्टोन कोल्ड के ब्रोकन स्कल सेशन वाले पॉडकास्ट जो आपको पता है एपिसोड रहता है, वहां पर आए थे सेथ रॉलिंस और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने डिस्कस करी। ऑब्वियसली काफी सारी यहाँ पर कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने शेयर करी। आपको याद होगा कि ये सीएम पंक का आइडिया था शील्ड को लाने का। जब शुरुआत में डब्ल्यूडब्ल्यूई के शील्ड को लेकर आने के प्लान्स थे ना, तो वो ये नहीं थे कि वो फैक्शन के तौर पर आएंगे, बल्कि वो एक तरीके से साइड किक या फिर चेले बनकर आएंगे सीएम पंक के, जो कि सीएम पंक की मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने बताया कि कैसे चीजें सारी घूम गई। जिस तरीके से हम आए, हम किस वजह से सीएम पंक की साइड किक नहीं बने बल्कि हम अपनी फैक्शन बन गए, उसके पीछे मेन रीजन ये था कि भैया जब हम आए ना तो क्राउड ने हमको इतना तगड़ा रिएक्शन दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये लगा कि भाई ये टीम तो अपने आप में ही इतनी तगड़ी है, इसको हमको सीएम पंक की साइड किक बनाने की क्या जरूरत है, क्यों ना हम इसकी अलग ही एक फैक्शन और टीम बना दें। तो इस वजह से हमारा जो पहली बार में ही था ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन में इतना तगड़ा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारी अलग से एक फैक्शन बना दी, हमको शील्ड का नाम दे दिया। और उसके बाद तो हम लोगों ने देखा है कि शील्ड ने कैसे अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। और हम कह सकते हैं पिछले सालों के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर फैक्शन रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो शील्ड ही है। हालांकि इस टाइम पर आपको पता है शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है नहीं, रोमन रेंस अपना अलग, सेथ रॉलिंस अपना अलग, डीन एम्ब्रोस तो कंपनी के अंदर ही नहीं है। लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि आखिर क्यों सेथ रॉलिंस और ये शील्ड की जो कहानी है वो सीएम पंक के ट्रैक से उतर के अपनी ही अलग ट्रैक के ऊपर चल गई। और ये अलग ट्रैक के ऊपर चली मेरे ख्याल से ये शील्ड के लिए, सेथ रॉलिंस के लिए, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस के इंडिविजुअली खुद के करियर के लिए भी काफी अच्छा जो है एक डिसीजन था। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के बारे में। और गाइस ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इस ड्राफ्ट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले तो सुपरस्टार्स खुद से ही टीज कर रहे हैं कि वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं इस ड्राफ्ट के अंदर। डेमन प्रीस्ट का यहाँ पर ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि अब क्योंकि कल ड्राफ्ट होने वाला है तो मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर मैं स्मैकडाउन के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर एक तरीके से वो टीज कर रहे हैं कि शायद वो रॉ से जा सकते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। और डेमन प्रीस्ट का स्मैकडाउन के ऊपर आना ये काफी बड़ा मूव हो सकता है, क्योंकि भाई वो खुद यूएस चैंपियन है और यूएस चैंपियन उधर आएगा तो भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को भी तो इधर आना पड़ेगा। तो गाइस ये तो बात थी डेमन प्रीस्ट की। लेकिन गाइस एक और बड़ा नाम जो कि है बॉबी लैस्ली, उनका भी एक ट्वीट आता है। उन्होंने तो सीधा सीधा ही कह दिया कि जैसे कि वो स्मैकडाउन के ऊपर ही जाना चाहते हैं। ट्वीट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आया हूँ मैं रॉ ब्रांड का ही पार्ट रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर चीजों को जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों ना फ्राइडे नाइट्स के ऊपर जो है भी कुछ धमाल मचाया जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर लेस्ली कह रहे हैं। तो लेस्ली क्या स्मैकडाउन के ऊपर जा रहे हैं? अभी तो वैसे मेरे से इमेजिन भी नहीं हो रहा है कि लेस्ली स्मैकडाउन के ऊपर लगेंगे कैसे, क्योंकि जब से वो आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस से हमेशा हमने उनको रॉ के ऊपर कंपीट करते हुए देखा है। इसके अलावा एजे स्टाइल्स की बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं कि ड्राफ्ट के एंड में मैं किसी भी ब्रांड के ऊपर आऊं, जिस भी ब्रांड के ऊपर मैं होऊंगा वही रहेगा ए शो, क्योंकि मैं हूं फिनोमिनल वन। तो यहाँ पर जो सारे स्टार्स है ना, ये ऐसे ट्वीट मेरे ख्याल से इसीलिए कर रहे हैं कि ये ड्राफ्ट की नाइट को हाइप करना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्मैकडाउन के लिए हो या फिर रॉ के लिए हो। लेकिन लेस्ली के ट्वीट को देखकर तो ये लग रहा है कि जैसे कि वो अब जो है स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर ही आना चाहते हैं, और स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर आने से उन जो लैंडस्केप है वो काफी चेंज हो सकता है, क्योंकि काफी बड़े स्टार हैं बॉबी लैस्ली रॉ के, और अभी भी तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी थे। तो देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं स्मैकडाउन पर जब ड्राफ्ट होने वाला है अब कल, क्योंकि भाई अगर बड़े बड़े स्टार्स ऐसे स्मैकडाउन के ऊपर आते हैं तो रॉ पर भी कुछ बड़े स्टार्स जाएंगे, और फिर रॉ की नाइट पर क्या होगा वो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है देखने के लिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर बिगी ने कुछ इंटरेस्टिंग कॉमेंट किया अपने न्यू डे वर्सेस ब्लड लाइन वाले मैच को लेकर। अब आपको पता है हमको लग रहा था कि शायद ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज के लिए कर सकती है, अचानक से मैच हो गया। तो गाइस बिगी ने यहाँ पर ये कमेंट किया कि देखो मेरे ख्याल से हमारे इस मैच को, न्यू डे वर्सेस ब्लड लाइन वाले मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए था। बिगी ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर कुछ भी बेकार चीज हुई, ये कुछ गलत था, हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बार फिर से न्यू डे और ब्लड लाइन का मैच हो और इस बार हमको प्रॉपर टाइम दिया जाए ताकि हम अच्छे से स्टोरी टेल कर सकें, और उसके बाद जो हम चीज डिलीवर करेंगे वो अभी जो हमने डिलीवर करी उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया होगी। और कहीं ना कहीं मुझे बिगी के इस वाले इंटरव्यू से, इस वाले कमेंट से, इस वाली स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि कहीं सर्वाइवर सीरीज के अंदर फिर से हमको न्यू डे और ब्लड लाइन का मैच तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो एक टाइप से ये वन ऑफ मैच जैसा ही लगा। लेकिन सोचो अगर इसमें प्रॉपर स्टोरी लाइन हो, स्टोरी टेलिंग हो, उसके बाद धीरे धीरे करके मैच सर्वाइवर सीरीज के लिए बिल्ड हो, तो जैसा ही मैच हमने रॉ पर देखा था उससे ये काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकता है और बढ़िया भी होगा, क्योंकि रोमन रेंस ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व है, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी खुद इन्वॉल्व होंगे, तो ये स्टोरी लाइन कैसे बढ़िया नहीं हो सकती। ये बात भाई कोई मुझे बता दे तो मैं फिर उसके लिए उसको जो है
कुछ इनाम दे सकता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी लाइन तो बढ़िया होनी है। तो देखते हैं क्या WWE सर्वाइवर सीरीज में फिर से इसको प्लान करती है। लेकिन हाँ, विकी के कमेंट को देखकर तो लग रहा है कि शायद इसकी भी एक पॉसिबिलिटी है। और गाइस कल की स्मैकडाउन की बात करें तो WWE कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज कर रही है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट रोमन रेंज के लिए, क्योंकि काफी सारे जो चैलेंजर हैं उनके लिए वो अभी नेक्स्ट इन लाइन है। जैसे उन्होंने कहा कि डीमन बैलर का आगे क्या होने वाला है, अभी ये स्टोरी लाइन हमको देखने को मिलेगी स्मैकडाउन के एपिसोड में कि अब डीमन बैलर के लिए आगे क्या। और गाइस WWE ऐसे भी एडवर्टाइज कर रही है कि जो बीस्ट है वो मंडरा रहा है रोमन रेंज के चारों ओर। तो ब्रॉक लेसनर का स्टेटस अगर मैं स्मैकडाउन की बात करूं तो देखो, मुझे अब WWE की एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने हमारा एडवर्टाइजमेंट करके पोपट काटा था ब्रॉक लेसनर को लेके। तो मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन पर आ रहे हैं और ऊपर से ड्राफ्ट का एडिशन है, वैसी बड़ी नाइट है, तो बड़ी नाइट को और ज्यादा बड़ा बनाने के हिसाब से देखें तो ब्रॉक लेसनर आ भी सकते हैं। और भाई ब्रॉक लेसनर ड्राफ्ट का अगर पार्ट बन गए तो भाई फिर ब्रॉक लेसनर कल शो अप भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई अब नेक्स्ट क्राउन जूल पेपर व्यू है, तो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज की कहानी WWE दिखा सकती है। तो चांसेस हैं ब्रॉक लेसनर के स्मैकडाउन में अपीयर होने के। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इतनी उम्मीदें मत लगाओ, सीधा स्मैकडाउन का शो देखना आराम से, और उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर दिख गए तो ठीक, तो नाचना गाना, नहीं देखे तो भी कहना कि चलो ठीक है, वैसे भी ब्रॉक लेसनर बड़े आदमी है, वैसे भी ज्यादा अपीयर होते नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर कल की स्मैकडाउन में नहीं भी आए तो उसके बाद जो लगातार जितने भी स्मैकडाउन के एपिसोड हैं वहां पर तो ब्रॉक लेसनर को आना ही पड़ेगा, क्योंकि WWE क्राउन जूल के मैच को जबरदस्त तरीके से हाइप करना चाहती है। तो गाइस फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।